हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 25th ऑफ फरवरी के द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज़ दैट इज अबाउट द रशिया एंड यूक्रेन। सो व्हाट हैपेंड कि कल हमने पढ़ा भी था कि रशिया ने स्टार्ट कर दिया है यूक्रेन को इन्वेड करना। ठीक है। सो वही न्यूज़ बताई गई है कि पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, शॉक में है रशिया के इस स्टेप को लेकर। और वहीं जब यूएस से पूछा गया तो यूएस ने पहले बता दिया था कि हमारे इंटेलिजेंस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जितनी आर्मीज रशिया लेके आ रहा है ऑन दी बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन, उस हिसाब से लग रहा है कि विद इन अ वीक रशिया जो है वो अपना इन्वेजन स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यूएस ने तो इस बात से सेटिस्फाइड कर लिया। एंड यूएस ने एक बात और बोली है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, कि हम लोग फुल सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के ऊपर, बट हमारी आर्मी उस एरिया में नहीं जाएगी। ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया। तो यूएस विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी वायलेंस एक्टिविटी। ठीक है, ये चीज क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। बट सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ये क्लियर है। एंड वहीं मोदी जी ने भी बात करी, जो कि नेशनल न्यूज़ में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि यूक्रेन का अगर हम थोड़ा सा मैप देखोगे ना आप, तो यूक्रेन इज लाइक दिस। ओके। एंड यहां से आपका रशिया ऐसे घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसे रशिया तो और भी जाता है, और भी ऊपर जाएगा, बट ऐसे ऊपर जाएगा रशिया। बट ऐसे घिरा हुआ है। उसके बाद यहां पर है क्रीमिया, जो कि 2014 में रशिया ने एनेक्स्ट कर लिया था। फिर यहां पर आता है एवॉस सी, है ना। एवॉस सी, छोटा सा एवॉस सी है यहाँ पर, बहुत छोटा सा। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट गई है, और स्ट्रेट के बाद ये क्या है, पूरा ब्लैक सी आ जाता है आपका। ये ब्लैक सी है। फिर यहाँ पर नीचे टर्की है, बहुत सारे नेशंस हैं, जॉर्जिया है इधर। ठीक है। फिर ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के ये वाला अपन एरिया पढ़ा भी था, डॉनबास वाला एरिया, जिसमें लुहांस भी आता है। एंड उसको रशिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि वहां पर जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में जो इंसर्जेंट ग्रुप है, मान के चलते हैं जैसे इंडिया में कोई इंसर्जेंट ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर में, जो डिमांड कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट कंट्री बना दो, है ना। तो अब कोई कंट्री रिकॉग्नाइज कर दे उस इंसर्जेंट ग्रुप को कि हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वही रशिया ने कर दिया। ठीक है। इस एरिया में जो इंसर्जेंसी यहाँ पर, और जो लोग कह रहे थे कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपका बेलारस है। ठीक है। बल्गारिया है, सॉरी। ओके। और ये अच्छा फ्रेंड है ये रशिया का। तो यहाँ पर ड्रिल्स भी चलती रहती थी। तो वही किया है रशिया ने, कि रशिया ने यहाँ से तो घेर लिया है, यहाँ से तो घेर लिया है, बेलारस के एरिया से भी आ गया, और ब्लैक सी के थ्रू भी आ गया। तो तीन तरफ से घेर चुका है यूक्रेन, और बहुत इनसाइड भी आ चुका है। और अभी तक सुनने में ये भी आया कि रशिया का जो कैपिटल है, कीव, वहां पर भी एंटर कर चुका है। मूविंग फर्दर, तो यही बताया गया जो बाइडन ने और सैंक्शंस लगाने की बात करी है। और जो मेन फोकस रहेगा, वो ये फोकस रहेगा कि रशिया के बैंक्स के ऊपर सैंक्शन लगाए जाए, उनके बिजनेस को स्टॉप किया जाए। मूविंग फर्दर, सो फिर से वही चीज जो हमने कल इशू डिस्कस किया था, आपका रशिया और तमिलनाडु को लेकर, कि भाई तमिलनाडु के फिशरमैन क्या करते हैं, आपका बॉटम ट्रॉलर यूज करते हैं। लेकिन उन्हें एक कैसा मेथड यूज करना चाहिए फिशिंग को लेकर, डीप सी फिशिंग, बट वो नहीं कर पाते। और रशिया और श्रीलंका में बॉटम ट्रॉलर को यूज करना इट्स एन इलीगल थिंग, क्योंकि वो कोस्टल मैराइन्स और इकोसिस्टम को, कोस्टल एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचाता है। इसी के चलते श्रीलंकन नेवी बहुत सारे फिशरमैन को डिटेन करती रहती है। तो कल यही हुआ, श्रीलंकन नेवी ने अराउंड 22 फिशरमैन इन दी टू इंसिडेंट्स अरेस्ट किया गया, बिकॉज वो उनके टेरिटरी में एंटर कर गए थे। मूविंग फर्दर, सो अच्छा एक न्यूज़ आई है, सिटी की न्यूज़ है, बट थोड़ा सा विमेन से रिलेटेड है, तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द कैपिटल सिटी, अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, तो इन द ईयर ऑफ 2021, मतलब 2020 से कंपेयर करें, 2021 में जो मोलेस्टेशन और रेप के केसेस बढ़े हैं, मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है। अराउंड 15% का इंक्रीमेंट आया है, ये रिपोर्ट में बताया गया, जो कि दिल्ली पुलिस ने खुद दी है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द सिटी न्यूज, सो यस, सो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो फाइनली दिल्ली की कैबिनेट ने दो चीजें अप्रूव कर दी हैं। पहली चीज उन्होंने अप्रूव करी है कि वी विल सेट अप द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क इन द सिटी और इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली,
एंड दिस पार्क है ना, इस पार्क में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा और उस वेस्ट को डिसमेंटल किया जाएगा, है ना, विद दी साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल मैनर से, सेफ मैनर से, ये चीज बताया गया। और उसके साथ साथ कैबिनेट ने एक चीज और अप्रूव कर ली है, उन्होंने स्टेट फिल्म पॉलिसी को अप्रूव किया है, दिल्ली स्टेट फिल्म पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिससे दिल्ली को प्रमोट किया जाएगा एज अ हब फॉर मॉडर्न फिल्म मेकिंग एज ऑन द यूरोपियन स्टैंडर्ड, है ना। और उसमें ये बताया गया कि देखो जैसे कि अभी जैसे मान के चलो अगर किसी को मूवी बनानी है, प्रयागराज में मूवी बनानी है, प्रयागराज में शूट करना है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी बहुत सारी अथॉरिटीज से, यूपी गवर्नमेंट से, प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन से, बहुत सारी जगह से, है ना, और म्यूनिसिपैलिटी से, बहुत सारी जगहों से। लेकिन अब दिल्ली ने क्या बोला कि देखो आपको बार बार किसी डिपार्टमेंट में बार बार जाना नहीं है, आप ऑनलाइन जाओ और ऑनलाइन आप पोर्टल ओपन करो और 25 एजेंसी से आप डायरेक्टली अप्रूवल ले लो, तो टाइम बचेगा। तो ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है कि जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और अगर आप लोकलाइट्स को भी उन फिल्म्स में लेते हो या एम्प्लॉयमेंट देते हो तो फिर आपको 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी इन दी फिल्म मेकिंग में, ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज, सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बोला है कि जिस दिन चॉपर क्रैश हुआ था विपिन रावत का, आर फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें 12 लोगों की और डेथ हो गई थी इंक्लूडिंग हिज वाइफ, तो उसमें बताया गया कि आईएमडी ने खुद बोला है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, बिकॉज क्योंकि क्लाउड्स बहुत नीचे आ गए थे, सो बिकॉज ऑफ दिस लो क्लाउड्स थे, हाई ह्यूमिडिटी थी, विजिबिलिटी सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर तक थी, जिसके चलते ये एक्सीडेंट हुआ हो। तो अभी आईएमडी ने बोला है कि हाँ, इन्वायरमेंट खराब था, वेदर खराब था उस दिन जिस दिन विपिन रावत का एक्सीडेंट हुआ था। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्सीडेंट वेदर कंडीशन की वजह से हुआ है और किसी वजह से हुआ है, बट आईएमडी की तरफ से तो यही आया कि वेदर खराब था। तो एक स्ट्रांग होल्ड मिलता है इस डायरेक्शन में कि वेदर की वजह से अ, हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत, उनका चॉपर क्रैश हुआ। मूविंग फर्दर, अच्छा ये चॉपर का नाम याद रखना, सॉरी गाइस, चॉपर का नाम याद रखना। सो इट्स अबाउट द MI-17V5, ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो केरला हाईकोर्ट ने एक सिंपल सी बात बोली है। हुआ क्या, एक ग्रुप बना हुआ था और इस ग्रुप में एक एडमिन था, व्हाट्सएप ग्रुप, एडमिन तो होता ही है ना, और उस ग्रुप के एक मेंबर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो डाल दी उस ग्रुप में। अब केस फाइल हुआ एडमिन के अगेंस्ट, मेंबर्स के अगेंस्ट। तो केरला हाईकोर्ट जब ये केस हियर कर रहा था तो केरला हाईकोर्ट ने सिंपल सी बात बोली, उसने बोला कि देखो अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है और उस व्हाट्सएप ग्रुप का कोई एडमिन है तो उसकी कोई होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो भी ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसा नहीं है। जो एडमिन होता है, एडमिन के पास जो पावर है वो यही है कि वो किसी को ग्रुप में ऐड कर सकता है और किसी को ग्रुप से निकाल सकता है, वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या कुछ गलत काम भी होता है उस ग्रुप के अंदर। और इवन दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यही स्टेट किया है, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई गलत एक्टिविटी होती है तो उसमें लाइबिलिटी ओनर मतलब एडमिन की नहीं होती। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के एडिटोरियल में हमारे पास 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, शेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, इसको अपन पढ़ने वाले, आर्किटेक्चर इसको अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सेकंड वन, दिस इज अबाउट दी फूड सिक्योरिटी को लेकर है, ये अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ये बता रहे हैं कि अब हमें फूड सिक्योरिटी से हटकर फूड सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, वो समझेंगे क्या बोल रहे हैं। एंड द थर्ड वन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरव्यू है ना, ये ओपेड है, ये ओपन एडिटोरियल होता है वैसे, तो ये अपन को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये 2 क्वेश्चंस यहां तक। ये मत पढ़ो कि इंडिया के स्टार्टअप और वैल्यू है कि नहीं, ये मत पढ़ो, कोई चलेगा, बट ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी शेकिंग अप यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अब ये ऑथर जो है ना, ऑथर देखा जाए तो ये एम्बेसडर रह चुके हैं रशिया के, है ना, एंड नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन भी रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं।
अब इन्होंने क्या लिखा देखो, उन्होंने बोला कि कल जो रशिया ने इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन का, ये इट्स नॉट अ फर्स्ट इवेंट। इवेंट जो है वो लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया था इन दी मंथ ऑफ जून, जब प्रेसिडेंट बाइडेन, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात करी, मीटिंग हुई, और उन्होंने ये बोला कि हमारी जो 7 सालों से दुश्मनी चल रही थी, रिलेंटलेसनेस जो थी, वो हम खत्म करें। और रिलेंटलेसनेस 2014 से चल रही थी, जब G8 से रशिया को निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने यूक्रेन के एक टेरिटरी क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था बिकॉज ऑफ दिस। अब जो बाइडेन ने ऐसा स्टेप क्यों लिया? जो बाइडेन का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपकी सिर्फ ये पॉलिसी अपनाई थी, सिर्फ अमेरिका अमेरिका वाली, और जो सुपर पावर वाली इमेज थी यूएस की, वो खत्म कर दी थी। एंड वो इमेज यूएस की जो बराक ओबामा के समय थी, कि अगर कोई भी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है तो उसमें यूएस का कुछ ना कुछ स्टैंड होगा, यूएस उसको सुधारेगी, वो पॉलिसी पे वापस आना, ये चेंज रहा, है ना? कि हमें यूएस को हमें एक इंटरनेशनल स्टैंड, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लीडर बनाना है, जो बराक ओबामा के समय था और डोनाल्ड ट्रंप के समय कम हो गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें फोकस अपने अमेरिका पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इंटरनेशनली किसी और कंट्री फोकस करेंगे। ठीक है? तो बराक ओबामा का आइडियोलॉजी क्या थी? बराक ओबामा की आइडियोलॉजी थी एक्सपेंशनिस्ट वाली। एक्सपेंशनिस्ट कैसी? अ, बोल सकते हैं अपन एक्सपेंशनिस्ट, ऐसी ऐसी एक्सपेंशनिस्ट कि अपन कैप्चर ना करें, बट हमारा एक स्टैंड होना चाहिए। ठीक है? और जो डोनाल्ड ट्रंप की थी वो थोड़ी कंजर्वेटिव वाली थी, कि हम अपने में ही मजे रहे, अब हम अपने अपने में ही रहेंगे, हमें किसी बाहर देश में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो बाइडेन का ये कहना था कि नहीं, जो बराक ओबामा था, जो हमारी आइडियोलॉजी है कि यूएस हमेशा लीडर रहा है, और यूएस का हमेशा कोई ना कोई स्टैंड रहा है, अगर कुछ कोई कहीं ना कहीं गलती होती है तो वही उसी लाइन पे चलना, ये था, है ना? अब पुतिन भी री एंगेज होना चाहते थे, क्योंकि पुतिन चाहते थे कि देखो रशिया में जो भी थोड़ी सी इकोनॉमी खराब हो रखी है ना, उसको रिवाइव किया जाए, है ना? पॉलिटिकल एक्शन जो है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन है ग्लोबली, उसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। लेकिन यूएस जो है, यूएस अपने आप को बहुत समझता था। यूएस ये समझता था कि भाई, कि ये ऑथर खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि यूएस ऐसे बोलता था कि भाई देखो, अगर हमारे से एग्रीमेंट करेगा ना तो हमें ज्यादा फायदा होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन रशिया रशिया भी कमजोर नहीं है, रशिया भी सुपर पावर है ना? तो रशिया का ये स्टैंड था कि देखो, अगर एग्रीमेंट हमें करना है, अरेंजमेंट हमें करना है, तो साथ साथ करेंगे, है ना? सेम स्टैंड जो आप बोलोगे, जो आप आपकी जितनी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, उतनी कंडीशन आप भी हमारी फुलफिल करो। सेम स्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमें झुका दो, आप हमें दबाओ, ये हम दबेंगे हम किसी से नहीं, ये सिंपल सा कहना था। और उसके बाद नेटो का इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब रशिया ने हमेशा से ये थोड़े से नेटो के इश्यूज उठाए हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने अभी नहीं बोल रहा है रशिया, बहुत पहले से रशिया बोलता आ रहा है कि देखो, उनके 3 ग्रीवेंसेस हैं नेटो को लेकर। पहला, कि नेटो का जो एक्सपेंशनिस्ट वाली पॉलिसी है, वो सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के समय जो प्रॉमिस हुआ था कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं आएगा नेटो, उसको ब्रीच करता है। दूसरा, कि नेटो यूएस को असेस करने वाला है, रशिया उसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। और तीसरा, कि नेटो जो है ना, सिक्योरिटी थ्रेट देता है रशिया को। तो ये 3 ग्रीवियांसेस थे रशिया के नेटो को लेकर। लेकिन नेटो की एक्सपेंशन पॉलिसी थी, क्योंकि नेटो क्या है? इट्स अ पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस, है ना? और और इसकी एक्सपेंशन रुक गई थी जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था। और ये बोला भी गया था कि वॉर्सो पैक्ट में, जब वॉर्सो पैक्ट हुआ था, वॉर्सो पैक्ट में ऐसा लिखा भी गया था कि भाई नेटो जो है ना, नेटो अपना एक्सपेंशन अब बंद कर देगा, बिकॉज सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि सोवियत यूनियन मान चुका था कि चलो ठीक है, हमारा ब्रेकअप करते हैं, बट आप नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे, और स्पेसिफिकली आप ईस्टर्न यूरोप में तो नहीं आएंगे, यूक्रेन की तरफ, जॉर्जिया की तरफ, है ना? लेकिन तब भी आता गया। इसके चलते रशिया बहुत बहुत परेशान रहा, रशिया ने ग्रीवेंसेस बहुत इशू किए। इवन यहाँ पर खुद लिखा है, अगर आप खुद पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर खुद लिखा है आपका फ्रांस को लेकर। हम्म, या तो यहाँ फ्रांस को लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने खुद बोला है कि देखो, देखा जाए तो ना, ये नेटो जो ब्रेन डेड हो चुका है, ये खुद उन्होंने बोला था, बल्कि खुद वो नेटो के मेंबर है, उनकी कंट्री खुद नेटो के मेंबर है, और वो खुद बोल रहे हैं कि नेटो ब्रेन डेड हो चुका है, और रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को हमें समझना चाहिए, इन्होंने बोला था, है ना? और उनका उनका ये स्टैंड है कि नेटो को डिसबैन कर देना चाहिए, और यूरोप अपने अपने हिसाब से रेगुलेट हो। ऐसा ना हो, मतलब अब मान के चलो, अब नेटो बना हुआ है, तो नेटो से मतलब ये नहीं कि सब रशिया के अगेंस्ट में जाएंगे। भाई किसी का मन नहीं है, जर्मनी का मन नहीं है, फ्रांस का मन नहीं है जाने का, तो ये भी तो चीज हो सकती है।
तो उनका ये कहना था। अब यहां पर आ जाते हैं नेटो वीकेंड ग्लू। अब यहां पर उन्होंने बोला कि नेटो की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी क्या है कि हमें इस वर्ल्ड को कम्युनिस्ट एक्सपेंशन से फ्री करना है। मतलब रशिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है, कम्युनिस्ट वाली पॉलिसी है, उससे हमें फ्री होना है। ठीक है, बट नेटो की एक्सपेंशन वाली चीज तो डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी वॉर्सो पैक्ट के समय, बट वो चीज नहीं हुई। रशिया ने तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन इशू तब अराइज हुआ 2008 में, जब यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट किया यूरोप के अंदर, और उन्होंने बोला कि भाई यूक्रेन के मेंबरशिप को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए नेटो के अंदर, प्रेशर डाला। इससे रशिया बहुत ज्यादा परेशान हुआ। लेकिन यूक्रेन में उस समय जो रिजीम थी, वो रशिया वाली रिजीम थी, मतलब रशिया को फेवर करती थी, रशिया के साथ ज्यादा फ्रेंडली थी। लेकिन जब 2014 में यूएस ने यूक्रेन के रिजीम को चेंज किया, तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, और उसके बाद फिर और सिचुएशन, और जो रशिया और यूक्रेन के अच्छे रिलेशंस थे वो खराब होना स्टार्ट हो गए, जो 2014 से हुए, क्योंकि रिजीम चेंज हुई थी यूक्रेन में, है ना। और जो कि वो रिजीम जो थी, जो अभी प्रेजेंट के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, वो आपके वेस्टर्न साइड्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म को ज्यादा फॉलो करते हैं, यूएस को ज्यादा फॉलो करते हैं, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट, मतलब रशिया के अगेंस्ट में है। अब वो इशू 2015 में रिजोल्व हुआ बाय द मिन्स्क अकॉर्ड, है ना। मिन्स्क अकॉर्ड में बोला गया कि भाई जो रशिया है वो यूक्रेन के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, और यूक्रेन क्रीमिया को लेकर तो अपना स्टैंड रखता है, रशिया भी अपना स्टैंड रखे, और जो वॉर बनी हुई है, वॉर सिचुएशन खत्म करो, पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। अब अभी तक ये बातें पूरी साफ साफ हो गई थी, लेकिन यूएस को फिर दिक्कत आई। यूएस ने क्या किया? यूएस ने बोला कि दिक्कत क्या आई, यूएस को थोड़ी दिक्कत आ गई एनर्जी की वजह से। क्या? क्योंकि रशिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 बना रहा था, जो कि डायरेक्टली आपका गैस पाइपलाइन है, जर्मनी डायरेक्टली जाएगा और गैस डिलीवर करेगा। अब इसमें यूक्रेन को भी दिक्कत है। यूक्रेन को दिक्कत क्या है कि अभी जो रशिया से गैस जाती है वाया गैस पाइपलाइन, वो यूक्रेन से भी पास होती है और अदर कंट्रीज से भी पास होती है, ब्लैक सी से भी पास होती है, जिसमें यूक्रेन फीस कलेक्ट करता है कि भाई आपने कितना गैस दिया, इतना गैस दिया, आप हमें इतना फीस दो, क्योंकि आप हमारी टेरिटरी से गुजरे हो। तो अब उसी चीज को रशिया बाईपास करना चाहता था। तो यूक्रेन को भी एक फियर था कि भाई हमारा जो गैस ट्रांजिट रेवेन्यू है वो खत्म हो जाएगा, और यूएस का जो था कि भाई हम गैस की जगह एलपीजी सप्लाई करेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सप्लाई करेंगे टू दी यूरोपियन कंट्रीज, है ना। और गैस की और रशिया की गैस को ओवरटेक कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वो यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले रहा था, यूक्रेन को अपने सपोर्ट में ले रहा था। जब ये बात रशिया को पता लगी, तो रशिया ने क्या किया, रजिस्ट स्टेप लेना पड़ा, और यूक्रेन पे उनको अटैक करना पड़ा। तो एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है यहाँ पर, है ना। और रशिया का डोमिनेंस दिखाना कि रशिया हम और यूएस का डोमिनेंस दिखाना कि हम यूरोप पे बहुत डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रशिया को ये स्टेप लेना पड़ा। अब इंडिया के लिए देखा जाए तो इंडिया के लिए यही कहना है ऑथर का कि देखो 2014 में तो हमने बैलेंस कर लिया था, है ना, कि यूएस और रशिया को, जब क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने, तो हमने बैलेंस कर लिया था। बट नाउ हमें देखना होगा कि किसके साइड हमें जाना है, क्योंकि एज रशिया बेस्ट कॉन्फेंट्रेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो चुका है। इन दोनों वेस्ट और रशिया के बीच में जो कॉन्फेंट्रेशन है वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो चुकी है, और यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा इंटेंसिफाई कर रहे हैं यूरोप में एंगेजमेंट को लेकर। उससे इंडिया का जो मेन एजेंडा है इंडो पैसिफिक रीजन, उस पर यूएस का इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। सो बाकी जो नेशन है जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के डोमिनेंस को कम करना चाहते हैं, वो इंडिया पे थोड़ा सा अ, थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बिकॉज यूएस का फोकस अब यूरोप की तरफ चला जाएगा। तो इंडिया को इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। ये चीज बताएगी। टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द प्लॉइंग अ न्यू चैनल फॉर इंडियाज फूड सिस्टम। अब ये है क्या? देखो हुआ क्या, अ, यहां पर जो ऑथर कहना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि देखो अगर हम लोगों को फूड दे दें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम अचीव करेंगे। बट अगर अभी हमारा जो अभी मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि हमें फूड सप्लाई करना है, फूड सिक्योरिटी देनी है। बट अगर हम फूड सिक्योरिटी से हटकर फूड सिस्टम पे आ जाएं, अब फूड सिस्टम क्या है वो अपन समझेंगे।
चलो, तो उसके लिए ऑथर ने बताया कि अगर फूड यूएन फूड सिस्टम समिट में बताया गया था कि अगर फूड सिस्टम पे अगर आपको आना है किसी भी नेशन को, तो इन 5 एरिया पे वर्क करना पड़ेगा। अब वो 5 एरिया क्या है? परेशान मत हो, फूड सिस्टम समझ में आ जाएगा और फूड सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी आपका क्या है। तो 5 चीज़ें क्या है कि आप सारे लोगों को नरिश करो, मतलब फूड दो। दूसरा, आप सॉल्यूशन बेस्ड और नेचर बूस्ट उनको फूड दीजिए। और एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड, डिसेंट वर्क, एम्पावर्ड कम्युनिटीज होनी चाहिए। आप बिल्ड करो रिसाइलेंस टू वर्नेबिलिटी, शॉक एंड स्ट्रेस, और आप मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करो और बढ़ावा दो। ठीक है, तो अगर आप इन 5 एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ गए, तो आप फूड सिक्योरिटी से फूड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाओगे। और ये चीज तभी हो पाएगी अगर साइंस, सोसाइटी और फोकस तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों मिलकर काम करेंगे, साइंस, सोसाइटी और पॉलिसी, तब जाके ये चीज सक्सेसफुल होगी। अब ऑथर ने बोला कि देखो, इवन जब हम आपके 1960s की बात करते हैं, तो इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन इज अबाउट दी आपका साइंस, है ना। हाई यील्डिंग सीड्स होंगी, ये साइंस थी। साइंस एंड टेक इन्वॉल्व था। लोग बोल सकते हैं कि भाई इसमें पॉलिसी का तो कोई काम नहीं था, सोसाइटी का काम था, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर कम्युनिटीज को देना था, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को देना था, तो सोसाइटी तो इन्वॉल्व थी इसमें। सोसाइटी के बिना इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाता। लेकिन पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी, पॉलिसी का भी बहुत बड़ा फोकस था इसमें, है ना। उनके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशनल के डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में, है ना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में पॉलिसी का बहुत बड़ा काम था। ये चीज यहां बताया गया। और 1917 में वर्ल्ड बैंक ने एक नई चीज खोली थी, दैट इज एक सिस्टम था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। एंड जिसका काम यही था कि वो वर्ल्ड बैंक को असिस्ट करेगा इन दी साइंस सोसाइटी इंटरफेस में। ठीक है, और ये बताएगा कि ये चीज स्टैब्लिश करेगा कि जो एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज है वो लोकल लेवल पर भी आ सके, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं वो भी लोकल लेवल पे आ सके। ये इस सिस्टम का काम था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जो कि 1970s में बना। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अब सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, बिकॉज आपका थैंक्स टू दी आपका एफसीआई, फूड 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 कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थैंक्स टू दी आपका क्या बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, बिकॉज ऑफ दिस। बट अब हमारा जो मेन फोकस है ना वो न्यूट्रिशन फूड की तरफ है। और हमने एक डेटा और हमने एक गोल भी बना लिया है कि भाई रूरल एरियाज में अराउंड 2400 कैलोरीज जो है वो जानी चाहिए पर पर्सन, और इन दी अर्बन एरियाज 2100 कैलोरीज होनी चाहिए। ये इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप कर लिया है फॉर ऑल दी इकोनॉमिक ग्रुप। इतना तो मिनिमम होना चाहिए, इतनी कैलोरीज तो जानी चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट आई। इवन जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक थी ना 101 थी आउट ऑफ 116। तो ये चीज दिखाती है। अच्छा, देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ फूड्स की कमी है और बहुत ज्यादा हंगर है, नहीं। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स हैं, हमने पढ़ा था, याद करो, चाइल्ड स्टनिंग, है ना, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड शॉर्टनिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी, मोर्टेलिटी रेट। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, ये इंडिकेटर्स बेसिकली हंगर को नहीं डिपिक्ट करते हैं, बल्कि न्यूट्रिशनल फूड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सबको डिपिक्ट करते हैं, इन सब का डेटा बताते हैं। तो इंडिकेटर्स, गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई ये इंडिकेटर्स गलत थे जिस हिसाब से अगर आप हंगर इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो। फिर इसी के चलते इंडिया की रैंक गिरी। तो इससे ये पता लगता है कि इंडिया में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलते, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलते। और उसी चीज को हमें चेंज करना है, और उस चीज को चेंज करने के लिए जो भी इंडिया का स्टैंड है फूड सिक्योरिटी, उसको हटकर हमें फूड सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अब फूड सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया, फूड सप्लाई करना। और फूड सिस्टम का मतलब क्या है कि आप सस्टेनेबिलिटी और बेटर बेटर न्यूट्रिशनल फूड डिलीवर कर रहे हो अपनी आम जनता को। ये चीज यहां बताया, और यहां पर ऑथर ने यही बोला है कि दिस कैन ओनली बी अचीव्ड अगर आप साइंस एंड टेक प्लस आपका साइंस टेक प्लस आपका सोसाइटी प्लस पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाके। ओके, ये चीज यहां बताएगी। बट ऑथर का ये कहना है कि देखो, देखा जाए तो अभी इंडिया को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इंडिया के लिए यही है कि साइंस एंड टेक में प्रॉब्लम तो होगी, सस्टेनेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम होगी, बट उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अभी देखा जाए
तो हमारे जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो कम होती जा रही है और जितनी बची हुई है, उसमें जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ग्राउंड वाटर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एग्रो केमिकल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होने लगे। सो बिकॉज़ ऑफ दिस डबल चैलेंज एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, अगर उन्हें फूड सिक्योरिटी से फूड सिस्टम की तरफ जाना है तो। ये चीज़ यहाँ ने बताया। मूविंग फर्दर, सो या इट्स अबाउट स्टार्टअप्स, ठीक है। अब ऑथर का सिंपल सा यह कहना है कि देखा जाए तो इंडिया में स्टार्टअप्स की वेव आ गई है ना। और अब उसका सबसे बड़ा बहुत सारे रीजंस भी हैं। बहुत सारे रीजंस ये हैं कि लोग शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करने लगे। अब इंडिया में ना ये इंडिया में ना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे अफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द मूवीज एंड बिकॉज ऑफ द वेब सीरीज। स्टॉक मार्केट और ये सारी जो मार्केट्स है ना, ये सारी मार्केट्स पर बूस्टअप तब आया था जब आपका स्कैम सीरीज आई थी, उसकी वजह से आया है ना। उसके पहले लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे स्टॉक मार्केट को लेकर, बट बिकॉज ऑफ द वेब सीरीज लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और अब मेजोरिटी देखा जाए तो बहुत सारी पॉपुलेशन, इस यंग जनरेशन एंड इवन जो स्टॉक मार्केट में बिलीव नहीं करते थे, वो लोग भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। वो उन लोगों ने ही पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। सो एक एक वो मोटिवेशन है। और दूसरा, अभी एक नई सीरीज आई थी, सोनी ने ही स्टार्ट किया था, समथिंग शार्क टैंक इंडिया। तो उससे भी बहुत स्टार्टअप को बूस्ट मिला है, लेकिन वो तो अभी नहीं है। लेकिन तब भी देखा जाए तो हर हर डेकेड में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी जो डेकेड होने वाला है, जो पहले डेकेड था वो आईटी का डेकेड था। उसके बाद फिर जो डेकेड आया, दूसरा डेकेड आया, आईटी का रहा, फिर मिक्सअप रहा। फिर अभी जो डेकेड आ रहा है ना, 2021 के बाद 2030 तक, वो थोड़ा सा स्टार्टअप्स का डेकेड आ रहा है। लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा जा रहे हैं। तो वही चीज बोली गई कि अगर हम आपका देखा जाए तो इंडिया में पहला यूनिकॉर्न जो इमर्ज हुआ था, वो अपन समझे कि यूनिकॉर्न क्या होता है, वो 2011 में हुआ था। 2014 में नंबर ग्रो करना स्टार्ट हो गए और 2020 में जो यूनिकॉर्न्स बने वो 10 बने। 2021 में 44 हुए। बट इस साल 50 दिन हुए हैं, 2 महीने भी नहीं हुए, 50 दिन हुए हैं, उसमें 10 यूनिकॉर्न जुड़ गए। ये चीज बताया गया। तो ये इतना बूस्टअप। और तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से यूनिकॉर्न्स या स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। अब यहां ऑथर ने बताया, अपन को पॉइंट्स पढ़ने। पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहले ऑथर ने यही बोला है कि सबसे पहला मेन रीजन तो यही है कि सबसे पहले ऑथर ने यही बताया कि देखो किसी को यूनिक पहले यूनिकॉर्न बनते थे, टाइम लगता था, अभी भी टाइम लगता है, वही टाइम लगता है। उन्होंने बताया पहला यूनिकॉर्न जब बना था ना, आपका इंडी मोबाइल, इन मोबाइल, तो उसको 5 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने में। सेकंड जो यूनिकॉर्न था फ्लिपकार्ट, उसको भी 5 साल लगे। और जो अभी रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट यूनिकॉर्न बना है, हस्तुर हस्तुर, उसको भी 5 साल लगे यूनिकॉर्न बनने में। तो टाइम लगता है, बट अब लोग ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है और बहुत लोग एम कर रहे हैं कि हमारी कंपनी और हमारा जो स्टार्टअप है वो यूनिकॉर्न स्टेटस ले ले। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि डिमांड साइड बहुत ज्यादा है, इसके चलते नंबर्स भी बहुत ज्यादा है, इसके चलते जो यूनिकॉर्न है वो उनका इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पहला रीजन उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने फिर यूनिकॉर्न की डेफिनेशन बताई। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप्स जिसपे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, उसका फ्यूचर उसका फ्यूचर देखते हुए। और अगर कंपनी की वैल्यूएशन, किसी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच जाए तो वो यूनिकॉर्न में आ जाता है। ठीक है। दूसरा रीजन बताया कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इन्वेस्ट करता है तो किस बेस पे इन्वेस्ट करता है? मार्केट को देखकर, आपकी कंपनी को पोटेंशियल को देखकर। अगर आपका कंपनी कहाँ काम कर रहा है? इंडिया में, तो मतलब इंडिया के मार्केट में क्या है पोटेंशियल, इंडिया की इकोनॉमी में क्या है पोटेंशियल है। सो दूसरा रीजन क्या है कि भाई इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के मार्केट में पोटेंशियल है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन लोग इंडिया में स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर हमारी अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी चेंज होगी। पहले गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इतना फोकस नहीं करती थी, लेकिन रिसेंटली उन्होंने बोल दिया कि भाई 16 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये पता लगा कि गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है ना। हमारा जो अब हमारी जो प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है ना। हम लोग अब स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लोन देकर, उनको 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 हेल्प प्रोवाइड कर गवर्नमेंट खुद कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा रीजन तो यहां पर ऑथर ने बताया, चौथा रीजन जो यहां ऑथर ने बताया, उन्होंने बोला कि देखो फाइनेंशियल
जब हम मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट साइकिल की तरह काम करती है। कभी ना कभी अप आता है, फिर कभी ना कभी डाउन आता है, ये तो है। तो वही चीज़ बोला गया कि अगर हम बात करें तो जो यूनिकॉर्न्स बढ़े हैं 2020 2021 में, वो 300% से बढ़ गए, है ना? तो एक समय आईपीओस का बहुत बड़ी वेव आई थी। 2007 में आईपीओ स्टॉक्स ऊपर थे, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो सेम गोज विद दी यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स के साथ भी सेम चीज होगी कि अभी वेव चल रही है, तो यूनिकॉर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट है, साइकिल है, कभी ना कभी डिक्रीमेंट तो आएगा आएगा। ठीक है। फिर दूसरे ऑथर ने भी बोला, दूसरे ऑथर ने ही बताया कि भाई व्हाट आर द फंडामेंटल रीजन जिसकी वजह से इतने यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई इकोसिस्टम सपोर्ट कर रहा है हमारा। मतलब हमारे यहाँ जो पहले मॉडल था, रेट टेपिज्म थी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, अब इतना ज़्यादा नहीं है। अब इतना बैरियर्स नहीं लगे, अब यहाँ रेट टेपिज्म नहीं है, तो इकोसिस्टम बहुत सपोर्टिव हो गया। दूसरा उन्होंने बताया मार्केट बहुत बड़ा है। तीसरा उन्होंने बताया कि देखो अब इंडिया में पहले इंटरनेट को चलाना बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन अब क्या है, डेटा इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है, हर कोई चलाता है। तो भाई कस्टमर्स भी ज्यादा हैं, कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये चीज बोला गया। फिर ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया, जोमेटो का एग्जाम्पल दिया, तो बताया गया कि भाई जोमेटो हो गया, वो रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुए, सक्सेसफुल रहा। तो ये बताता है कि हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, इंडियंस बना सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स की वेव आ रही है, यूनिकॉर्न्स की वेव आ रही है। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या स्टार्टअप्स एम्प्लॉयमेंट को बूस्टअप देंगे? तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि देखो, जब भी इनोवेशन और ग्रोथ होता है तो एक नया इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और हमें किसी ग्रोथ और इनोवेशन को अचीव करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अगर हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा जो है कि ऑथर ने फिर आगे ये भी बताया कि देखो, स्टार्टअप्स का काम जॉब्स को क्रिएट करना नहीं होता, ये तो कंफर्म है ना? स्टार्टअप का काम ये नहीं होता कि जॉब्स को क्रिएट करे, बट क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना है, गवर्नमेंट का काम होता है जॉब्स को भी क्रिएट करना और बिजनेस भी बनाना है। बट स्टार्टअप का काम क्या है? बिजनेस बनाना है, पैसा कमाना है ना, इकोनॉमी बढ़ानी है अपनी कंपनी की। उनका ये काम नहीं है, उनको तो बल्कि लगता है कैसे शॉर्टकट किया जाए। लेकिन एक 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता ही है ना? क्योंकि जब स्टार्टअप्स बढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं, जब 5 लोगों से स्टार्ट होते हैं तो 5,000 हो जाते हैं। तो 5,000 हो रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट तो बूस्टअप हो ही रहा है। तो ये चीज बोला गया यहाँ पर ऑथर ने कि कुछ कहीं ना कहीं हेल्प करता है, बट उनकी कोई मेन प्रायोरिटी नहीं होती। स्टार्टअप्स की मेन प्रायोरिटी नहीं होती एम्प्लॉयमेंट को बूस्टअप करना। उनका तो मन होता है कि भाई एक आदमी स्टार्टअप चलाए, पैसा बचेगा। लेकिन जब बढ़ता है स्टार्टअप तो लोगों की जरूरत पड़ती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप इंक्रीज होने लगता है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो मोदी जी ने बात करी पुतिन से, और यही बोला है कि देखो सीज फायर कर लो, है ना, ज्यादा अटैक अटैक करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। और उन्होंने बोला कि आप डायलॉग कर लो, बातों से इशू को रिजॉल्व करो, और हमारी जो मेन प्रायोरिटी वो यही है कि इंडियन सिटीजन जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, वो हमारी हाई प्रायोरिटी रहेगी। आप उनको परेशान ना करें, और कहीं ना कहीं उनको आप सेफ एग्जिट दे दें। मूविंग फर्दर, तो एस जयशंकर की कल बहुत लोगों से बात हुई, ईयू के मेंबर्स नेशंस के मिनिस्टर से, यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, और उनका यही कहना है कि इंडिया क्रिटिसाइज क्यों नहीं करा रशिया को। इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, रशिया ने स्टेप लिया। क्योंकि इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, बट उन्होंने ये चीज बोली थी कि पीसफुली इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस चीज को लेकर थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम परेशान है। मूविंग फर्दर, सो ये चीज बता रहा है कि ड्रोन्स के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना? अभी ड्रोन पॉलिसी आई थी, याद करो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लेके आई थी। उस पॉलिसी में था कि आप इंडिजिनस ड्रोन ही यूज करोगे, बाहर के ड्रोन यूज नहीं कर सकते। और जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब में ड्रोन्स क्राइम्स बहुत ज्यादा होने लगे। अब ड्रोन क्राइम्स का मतलब, जैसे पंजाब में ड्रग सप्लाई होता है ड्रोन्स के थ्रू, और जम्मू एंड कश्मीर में वेपन्स और एमिनेशन सप्लाई किए जाते हैं ड्रोन्स के थ्रू। तो वही चीज बताया गया कि जम्मू जम्मू रीजन में एक ड्रोन मिला जो एमिनेशन सप्लाई कर रहा था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब इससे पता लग नहीं रहा ना कि कहां से ड्रोन आया, पता तो है कहां से ड्रोन आया, बट किसने भेजा ये पता नहीं लग पा रहा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूज, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो ट्राइब्यूनल एक्ट बना है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में है। तो ट्राइब्यूनल एक्ट है, तो हुआ क्या था, पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंजेस आए थे, जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस एक्ट, एड ऑर्डिनेंस 2021। फिर ऑर्डिनेंस है,
टेम्परेरी लॉ है, परमानेंट लॉ बनाने के लिए लोकसभा से पास किया गया बिल को और ट्राइब्यूनल एक्ट बन गया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में जा रहा है। इसी के चलते जुडिशरी कहना है कि देखो ट्राइब्यूनल जो है वो क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल फंक्शन करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, लेजिस्लेचर का ज्यादा रोल है, एग्जीक्यूटिव का ज्यादा रोल है। तो अब जुडिशरी के फंक्शन में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, इसी के चलते उन्होंने बोला है कि दिस ट्राइब्यूनल एक्ट इज अल्ट्रा वायरस एंड ब्रीचिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। इसी के चलते इस चीज को हटा देना चाहिए, सेट साइड कर देना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो आईएएफ चीफ वी आर चौधरी, उनका यही कहना है कि एयर कंट्रोल ऑपरेशंस ऑट ऑल लेवल चलने चाहिए, मस्ट है। एंड उसका रीजन यही है कि अभी जो कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर है उसमें रेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये चीज उन्होंने बोला है। इंडिया पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दी कि चाइना ना अटैक कर ले, क्योंकि अभी ऐसे न्यूज में आया था कि ताइवान पे चाइना एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे हांगकांग से सिस्टम हटाया ना, वन कंट्री सिस्टम, वहां ताइवान से भी हटाने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो चाइना ने बोला है कि देखो चाइना ने वैसे ही स्टैंड लिया जैसे इंडिया ने स्टैंड लिया, बल्कि थोड़ा सा खुल के सपोर्ट में आया रशिया के। उन्होंने ये बोला कि देखो हम यूक्रेन के राइट्स को समझते हैं, बट हम रशिया के भी सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी समझते हैं, है ना, ये चीज बोली उन्होंने। ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। सो जिससे प्रूव होता है कि देखो वर्ल्ड थोड़ा डिवाइड हो चुका है। अगेन जो एक समय था हम लोग बोल रहे थे कि वर्ल्ड जो है बाइपोलर से अब मल्टीपोलर हो चुका है, बट ऐसा नहीं लग रहा है, अभी भी बाइपोलर ही है, क्योंकि जो रशिया को अगेंस्ट में है वो रशिया के अगेंस्ट में ही जा रहे हैं, जो रशिया के फेवर में रशिया के फेवर में जा रहे हैं, और डायरेक्टली फेवर में नहीं जा रहे हैं, बट एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। और इंडिया भी बिल्कुल वैसे ही स्टैंड ले रहा है जैसे चाइना ले रहा है, बस इतना ज्यादा रिजिड और उतना खुल के रशिया के सपोर्ट में नहीं आ रहा। मूविंग फॉरदर, बिजनेस न्यूज में आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि देखो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, तो रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर अराउंड 25% ऑफ दी वीट एक्सपोर्ट करते थे, 20%। और इजिप्ट ज्यादा था उनका, आपका इजिप्ट के साथ बांग्लादेश ज्यादा था, टर्की ज्यादा था। अब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है वीट एक्सपोर्ट को लेकर, कि वो इजिप्ट में, टर्की में, बांग्लादेश में अपना वीट एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुके हैं, कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो इंडिया के बिजनेस के लिए एक बूस्टअप मिल सकता है, इंडिया के वीट सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिल सकता है, बिजनेस हो सकता है। अराउंड एनुअली देखा जाए तो इजिप्ट कम से कम अराउंड $4 बिलियन का वीट खरीदता है, गेहूं खरीदता है। मूविंग फर्दर, सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द टॉप रिफाइनरी इन इंडिया, उसने रशिया के यूरल्स ऑयल खरीदे आफ्टर 2 इयर्स। उसका रीजन ये है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो रशिया के ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज हुए ना, तो रशिया के ऑयल 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 खरीद लिया इंडिया ने पहले ही, है ना। और देखा जाए तो बाय द अप्रैल मंथ सप्लाई हो जाएगा, अराउंड पता नहीं मिलियन बैरल्स में खरीदा है। मूविंग फर्दर, इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीजन ये है क्योंकि अराउंड इंडिया 40 मिलियन केजीज ऑफ टी रशिया भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, और यूक्रेन में 15 मिलियन केजीज टी भेजता था। लेकिन सैंक्शंस अगर लग जाएंगे तो इंडिया भी बिजनेस करना बंद करना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया के टी मार्केट में, टी सेक्टर में इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, समझ में आया कि वॉर से, एक छोटी वॉर जिसमें इंडिया का कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये है इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दी सप्लाई चेन, है ना। अगर हम लोग आत्मनिर्भर होते तो हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती दूसरे नेशन के ऊपर, बट डिपेंडेंसी दिख रही है, टी का दिख रहा है डिपेंडेंसी, लेकिन एक फायदा भी है यहां पर। अब वो फायदा कंफर्म नहीं है ना कि मिल ही जाए, वीट तो चाइना भी उगा रहा है ना। तो ये सारी चीजें, बट इस पर तो नुकसान हुई गया ना दादा इंडिया को। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।